वन वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, देखिए बात करते हैं पहले कि इस वीडियो में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे। तो जो सेंटेंस करेक्शन, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आइडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और आइडियम्स एंड फ्रेजेस से कितने पैटर्न के क्वेश्चन आए थे वो किए थे, ठीक है, कितने आते हैं वो किए थे हमने। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंटेंस एंड करेक्शन, मतलब जो एक सेंटेंस मान लीजिए दिया है उसमें मिस्टेक्स ढूंढने होते हैं हमें। डेफिनेटली ये पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, बट अब सेंटेंस करेक्शन में भी कितने पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। हर एक पैटर्न से एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि क्या हो हमारे को आइडिया हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जब आएंगे तो हमें इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ओके, बट इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कुछ रूल्स हैं सेंटेंस करेक्शन में। कुछ रूल्स होते हैं, अगर इन रूल्स को हम लोग माइंड में रखें तो कोई भी सेंटेंस हमारे पास दिया हो हम उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस रूल्स को मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी डिटेल में यहाँ लिखा है, आप लोग पॉज करके पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, रूल टू सॉल्व सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस। रूल नंबर 1 जो है वो क्या है, देखिए द आर्टिकल्स ए एन और द आर नॉट यूज्ड विथ वर्ड। देखिए मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा है, मैं सीधा पढ़ाती हूँ, इसे एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में। पहला रूल नंबर ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं तो जनरली जो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ, मतलब ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड के ना ही स्टार्टिंग में, ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ, इस वर्ड के ना ही पहले, ना ही मिडिल में और ना इसके लास्ट में, इस तीनों ही जगह ना इस काइंड ऑफ, मान लीजिए अगर काइंड ऑफ की बात करते हैं तो काइंड ऑफ के ना स्टार्टिंग में, ना बीच में और ना ही लास्ट में, तीनों जगह ही हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, तो ए एन और द, ठीक है। काइंड ऑफ, मान लीजिए काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ऐसा वर्ड हमारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है काइंड ऑफ के ना ही पहले, ना ही मिडिल में और ना ही इस वर्ड के लास्ट में आर्टिकल का यूज होगा। आर्टिकल के अंदर आएगा क्या क्या, तो ए एन और द, ठीक है। समझ में आ गया, ये है एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लीजिए। जैसे हमारे पास सेंटेंस दिया होगा क्वेश्चन में, व्हाट टाइप ऑफ द बुक्स यू लाइक टू रीड, किस तरह का बुक आप लोग देखना पसंद करेंगे। यहाँ पे जो गौर करने वाली वर्ड है वो क्या है, टाइप ऑफ। देखिए क्या है, टाइप ऑफ, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये टाइप ऑफ। अब टाइप ऑफ के ना पहले लगेगा ना बीच में, लास्ट में। यहाँ पहले बीच में तो नहीं है बट लास्ट में देखिए द लगाया हुआ, और यही अभी हमने पढ़ा है कि लास्ट में हमें आर्टिकल नहीं यूज करना है, तो इस द को हमें क्या करना है, हटाना है। अब द को हटाते हुए बनाइए तो क्या होगा, ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे दिए होंगे, हमें सेलेक्ट करना है उसमें से। तो व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, वो ये डू यू क्यों हुआ, ये देखिए ये डू यू क्यों हुआ, ये तो कॉमन है, ये आई थिंक हर कोई कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जनरली हम लोग ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले हमें ये वर्ब यूज करना है, ठीक है, समझ गए। और सेकेंड इसका और एग्जांपल है, देखिए सॉर्ट ऑफ एन इंसेक्ट, मतलब सॉर्ट ऑफ के बाद इसने एन यूज कर लिया है, जो यहाँ पे एन यूज नहीं होगा तो क्या होगा, सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट। ओके, समझ गए, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमें कि अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए हमने क्या स्टार्टिंग या बीच में कहीं पे भी हमने क्या किया है, यूज किया है किसको, तो ईच ऑफ, वन ऑफ या फिर नन ऑफ। देख लीजिए क्या क्या यूज किया हमने, ईच ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ, ये सब अगर हमने यूज किया है तो हमें हमेशा प्लूरल, मतलब ये जो वर्ड जब यूज होगा उसके आगे जो नाउन आएगा वो हमें प्लूरल यूज करना है, वो हमें सिंगुलर यूज नहीं करना है। कहाँ पे, तो देख लीजिए ईच ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ के आगे जो भी नाउन हम लोग यूज करेंगे, आई होप नाउन क्या होता है ये नहीं एक्सप्लेन करना पड़े मुझे, तो जो भी नाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर नहीं होगा, वो क्या होगा, प्लूरल होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा। तो देखिए अगर हमारे पास सेंटेंस है, ईच ऑफ द प्लेयर परफॉर्म्ड वेल इन द मैच, जितने भी प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं वेल, कहाँ पे, मैच में। अब देखिए ईच ऑफ यूज हो रहा है हमारे पास, अगर ईच ऑफ यूज हो रहा है तो यहाँ पे देखिए प्लेयर है, सिंगुलर है। हमने क्या पढ़ा था अभी, जैसे ही ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ ऐसा कुछ होगा तो हमें प्लूरल नाउन यूज करना है, सिंगुलर नहीं यूज करना है। इसलिए हमने प्लेयर को किससे रिप्लेस किया,
प्लेयर्स से, ओके। ईच ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म्ड वेल इन द मैच, ये हो गया करेक्ट। नन ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड एबव 90% इन द बोर्ड, कोई भी स्टूडेंट 90% से एबव नहीं लाएगा। देखिए नन ऑफ है और स्टूडेंट यूज हो रहा है सिंगुलर वर्ब, जो सिंगुलर नहीं यूज होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। ये इस तरह से अब हमें ये कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो कोई भी सेंटेंस हो बट उसमें हमें पता चल गया कि नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, ऐसा कुछ हो तो हमें प्लूरल यूज करना है, तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए इस रूल्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 90% चांस हो जाएंगे हमारे क्वेश्चंस इजीली हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे इससे, इसलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, द कलेक्टिव नाउन टेक्स, मतलब लाइक की प्लूरल वर्ब यूज करना है। जैसे ही सेंटेंस में अगर हम लोग कहीं कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है, सिंगल यूनिट नहीं लेना है उसको। देखिए एग्जाम्पल से समझिए कैसे होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, द रिसोर्सेज वाज डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट्स एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज को यहाँ पे कलेक्टिव नाउन मानेंगे, ऑब्वियसली रिसोर्सेज कलेक्टिव नाउन है, तो इस देखिए इसको हमें किससे यूज करना है, वाज डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट्स एक्सपर्टाइज। ये इट्स एक्सपर्टाइज नहीं होगा, सॉरी इट्स तो है ही, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए रिसोर्सेज जब कलेक्टिव नाउन हो तो हमें सिंगल यूनिट नहीं लेना है, इस नाउन को एज अ प्लूरल आपको क्या करना है, इमेजिन करना है या फिर प्लूरल लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने रिसोर्सेज को एज अ प्लूरल यूज करेंगे तो प्लूरल के साथ हमेशा वेयर यूज होगा, वॉज नहीं यूज होगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, द रिसोर्सेज वेयर डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट्स एक्सपर्टाइज, तो होगा ही नहीं, रिसोर्सेज है प्लूरल है तो क्या होगा फिर ये, देयर एक्सपर्टाइज, ओके। समझ में आ गया। अब देखिए रूल नंबर 4 की बात करते हैं। आपको क्या करना है, हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब दो सेंटेंस होगा मान लीजिए अपने पास, या एक ही सेंटेंस है उसके पार्ट्स हैं, सेंटेंस में कहीं भी अगर हमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ दिख रहा है, लाइक कि नेगेटिव वाली चीज़ दिख रही है, नेगेटिव रिजल्ट आने वाला चीज़ दिख रहा है, तो उसमें हमेशा हमें जो टेंस यूज करना है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स क्या हो गया, लाइक कि इज, आर, एम, जो भी वो, और उसके बाद भी फोर यूज करना है, जो भी वर्ब का फॉर्म होगा उसमें हमें आईएनजी लगा देना है। देखिए एग्जांपल से समझिए इसको, सी ऑलवेज हिट्स मी विदाउट एनी रीजन। अब विदाउट एनी रीजन आ गया एक प्रॉब्लमेटिक वाली वर्ड। अब सी ऑलवेज हिट्स मी, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब ये फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा है, बट ये नहीं होगा, इसकी जगह हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सी इज ऑलवेज हिटिंग मी, यही होगा, इज और फिर V4, क्या होगा V4, ठीक है, V4, सी इज ऑलवेज हिटिंग मी विदाउट एनी रीजन। तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई प्रॉब्लम वाली बात, नेगेटिव चीजें की बात हो रही है, वहां पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस याद रहेगा तो फॉर्मूला अपने आप वहां पे हम लोग यूज कर लेंगे, इज, आर, एम यूज करना है और V4 यूज करना है, ओके। नेक्स्ट है रूल नंबर 5 है ये, इन अ सेंटेंस टू एक्शन क्लॉजेज आर टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। अगर कोई कैंडिडेट नहीं ये रूल्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा आगे कीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे आ जाइएगा, ठीक है। इन अ सेंटेंस टू एक्शन क्लॉजेज आर टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। मान लीजिए देखिए हमारे पास क्या है, दो एक्शन हो रहा है, एक सेंटेंस जो है हमारा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और कंडीशनल है। देखिए मान लीजिए दो सेंटेंस है हमारे पास, एक में दो सेंटेंस है, मतलब एक सेंटेंस तो कंडीशनल है और एक क्या है, अदर क्लॉज है। कंडीशनल क्लॉज मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे हम लोग नहीं कहते कि यदि वो आएगा तो मैं यहाँ से जाऊँगा, यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, तो ये कंडीशन जो लग जाता है ना कि यदि वैसा होता, वो ऐसा करेगा तो मैं करूँगा, तो ये जो कंडीशन लग जाता है ना, डेट वन इज कंडीशनल क्लॉज। और फिर जो इसके अलावा दूसरा होगा अदर सेक्शन, वो हो जाएगा अदर क्लॉज। तो हमारे क्वेश्चन रूल जो है वो ये कह रहा है कि अगर कंडीशनल क्लॉज लगा हुआ है किसी सेंटेंस में तो वो क्या होगा, फ्यूचर में होगा। देखिए कैसे, वो इसमें जो दिया है ना, टू एक्शन क्लॉजेज आर टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर, दोनों ही उसमें फ्यूचर में होने वाला हो, तो एक में हमें जो जिसमें कंडीशनल है उसमें हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा, देखिए कैसे, द मोमेंट सी विल एंटर द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग। इसमें दो लाइन है और दोनों ही क्या दिया है हमें, देखिए ये क्या कहते हैं इसको, फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, दोनों ही फ्यूचर में होने वाला है। और ये कंडीशनल क्लॉज हो गया ये वाला, द मोमेंट सी विल एंटर द रूम, वह टाइम जब वो क्या होगा, रूम में एंटर करेगी, तो हम लोग गाना गाना, उसका मतलब बर्थडे का गाना गाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
अब देखिए यही तो कह रहा है, जो कंडीशनल क्लॉज है ना, अगर हमारे पास क्वेश्चन में दोनों ही क्या कहते हैं फ्यूचर टेंस हो और कंडीशनल क्लॉज की बात हो रहा हो, तो कंडीशनल क्लॉज वाले सेंटेंस में हमें क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1, ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे हम लोग, द मोमेंट सी एंटर्स द रूम, सी विल को रिप्लेस किया इसने और सी के साथ V5 यूज होगा, तो एंटर के साथ क्या यूज किया, एंटर्स द रूम, सी एंटर्स द रूम, फिर ये वैसा ही हो जाएगा, वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग, जैसे ही वो अपने रूम में एंटर करती है हम लोग उसका बर्थडे सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉर इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन यूज, देखिए सेंटेंस है हमारे पास, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस होगा मान लीजिए, उसमें ना हमारे पास वुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3, ये 3 का मतलब है वर्ब 3, ये हमें ध्यान रखना है। सेंटेंस में हमें क्या ढूंढना है, एक सेंटेंस में हमारे पास होगा वुड प्लस हैव प्लस V3, अगर अपन को ये दिखता है सेंटेंस में और सेंटेंस इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन में हो, मतलब कि कोई चीज़ें होता है जो इम्पॉसिबल सा लगता है, वो होने वाला नहीं है, हम लोग बस इमेजिन कर रहे होते हैं, काश ऐसा होता तो ऐसा कर लेता, नहीं होता है कि एग्जाम्स पास हो गए, रिजल्ट अच्छा नहीं आया एग्जाम के बाद, तो हम लोग कहते हैं कि काश उस टाइम पढ़ लिए होते तो आज इतना नंबर आ जाता, तो ऐसा वाला जो कंडीशन होता है ना कि पास्ट, इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन वाला, उसमें अपन को यूज करना है पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज करना है, देखिए क्या होगा इसका, इफ जैकब वुड हैव कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड हिम अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, ठीक है, यदि जैकब, अगर जैकब क्या है, एक पर्सन है, जैकब अगर आके हमें वहां से कहीं से भी कॉल किया होता, बुलाया होता, तब मैं क्या करता, वहां जाके उसको एयरपोर्ट से पिक करता, मतलब मैं करती, यूज कर रही हूँ मैं जनरली कि यदि कोई मुझे कॉल किया होता तो मैं उसको एयरपोर्ट से जाके पिक करता। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हो गया। अब इसमें वुड प्लस हैव प्लस V3, हमें यही तो ढूंढना है सेंटेंस में, तो ये देखिए वुड प्लस हैव प्लस पिक्ड, पिक्ड मतलब क्या, V3 तो हुआ, पिक का पिक्ड हो गया, तो वुड प्लस हैव प्लस V3 है, प्लस पास्ट, और दोनों ही पास्ट में है, और दोनों ही पास्ट क्या कहते हैं इसको, इम्पॉसिबल क्या था, इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन में, देखिए मतलब V2 है, दोनों में ही सेम है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट, मतलब इफ जैकब हैड कॉल्ड मी, परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है, तो जैकब हैड कॉल्ड मी, आगे वैसे ही एज इट इज, ठीक है। तो आई होप ये रूल्स, ये लास्ट थे, इतने ही रूल्स हैं। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आई होप आप लोग रूल समझ में आ गया हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्वेरी कीजिएगा, सॉरी कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसमें 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके सबके 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी डिमांड हायर सैलरीज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय जो है कंपनी का, वो क्या डिमांड कर रहा है, हायर सैलरी, बहुत ही लंबे टाइम से वो सैलरी जो है वो क्या डिमांड कर रहा है कि उन्हें हायर मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर रूल्स के अकॉर्डिंग समझे तो कौन सा रूल्स फॉलो कर रहा है आप लोग देखिए, रिमाइंड कीजिए एक बार। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी, एम्प्लॉयज किसका, इस कंपनी का, हैव बीन डिमांडिंग हायर सैलरीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, यहाँ पे डिमांड नहीं होगा, करते हैं नहीं, वो लोग क्या है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से, ये जब भी आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा या नहीं, ध्यान में नहीं पढ़ते तो हम सभी हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, माइंड में नहीं है तो इसको रिकॉल कीजिए। क्या होता है, जब भी समय, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, ये सब जो टाइम लगा होता है ना हमारे पास, जनरली मैं शायद प्रीवियस वीडियो में भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन की थी, जब भी हमारे पास कोई सेंटेंस होगा और सेंटेंस में हमारे पास ये जो समय, घंटा, महीना, दिन, मतलब कितने घंटों से, इतने दिन से, इतने महीने से, इतने सालों से, ये वाली जब भी बात हो रही होगी ना लंबे टाइम की, तो हमेशा हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करेंगे, आइदर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग फॉलो करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी हैव बीन डिमांडिंग, ये देखिए हैव बीन और V4, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है यही तो फॉर्मूला होता है, हैव बीन और V4, हायर सैलरीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव बिटवीन 11 PM टू 12 PM, ट्रेन जो है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कब तक पहुंचेगा, वो 11 से 12 PM के बीच में। देखिए इसमें मिस्टेक कहाँ है और करेक्ट फॉर्म क्या है, द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव बिटवीन 11 PM एंड 12 PM, ये 11 PM टू 12 नहीं होगा,
क्या होगा 11 PM, या फिर या तो वो 11 बजे आएगा या फिर 12 बजे आएगा, 11 और 12 के बीच में आएगा। 11 से 12 तक लगातार वो ट्रेन, एक ही ट्रेन है मान लीजिए, तो वो हम किसी एक ही पार्टिकुलर ट्रेन की बात करेंगे। मान लीजिए आपको मुंबई टू दिल्ली ट्रैवल करना है, तो अब ऐसा तो नहीं कि उस प्लेटफॉर्म से जितने ट्रेन गुजरेंगे किसी में भी हम लोग बैठ के आ जाएंगे, नहीं, एक पार्टिकुलर ट्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ट्रेन जो है वो 11 से 12 के बीच में आएगा, है ना, 11 से 12 तक आता नहीं रहेगा वो, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिए 11 PM एंड 12 PM है। ओके, लॉजिक से समझिएगा तो सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो पाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इफ द कैब वुड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम, यदि कोई कैब जो है उसको हमें टाइम पे स्टार्ट करना है, सी वुड हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। ध्यान देखिए, इसमें वही सेम जो हमने अभी कौन सा रूल पढ़ा था, 5 या 6, वुड हैव रीच्ड, कुछ नहीं देखना हमें आगे पीछे। अगर वुड हैव और रीच्ड मतलब V3 है ना, वुड हैव और V3 यूज हो रहा है हमारे पास, तो क्या करना है अपन को, पहला वाला जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, अभी पढ़ा था ना हमने यहाँ पे ये रूल्स, पास्ट परफेक्ट होगा। देखिए वुड हैव और V3 है, तो पहला जो है वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी हमें यही ढूंढना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इफ द कैब हैड स्टार्टेड, कैब हैड स्टार्टेड, हैड के साथ V3 पास्ट परफेक्ट। ओके, इफ द कैब हैड स्टार्टेड ऑन टाइम, सी वुड हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ गया कैसे हम लोग उस रूल्स को अगर याद कर ले तो 90% क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा और रूल्स को प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा उसके, ठीक है। नेक्स्ट है द रिनॉल्ड बिरला फैमिली इज डिवाइडेड बाय द डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी। जो रिनॉल्ड बिरला फैमिलीज है उसको मतलब उन लोगों में डिवीजन हुआ है किसके बीच, प्रॉपर्टी के बीच, प्रॉपर्टी को लेके ही डिवीजन होगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, देखिए द रिनॉल्ड बिरला फैमिली इज डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी। यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए बिरलाज, जो हम लोगों ने बिरला उसके फैमिली को नहीं बांटा है, प्रॉपर्टी को बांटा है हमने किसके बीच, तो उस फैमिली के बीच। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बिरलाज नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बिरला होगा। आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उसको पॉज करके अच्छे से समझिए, खुद ही मीनिंग निकल जाएगा, बहुत ईजी सा है, ठीक है। नेक्स्ट है What kind of a car do you want? आप किस तरह का कार जो है वो चाहते हो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए What kind of car do you want, हमने पढ़ा था काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, आई थिंक ऐसा ही कुछ था। तो हमें इसके बाद क्या करना है, पहले बीच में कहीं भी हमें आर्टिकल नहीं यूज करना। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये आर्टिकल यूज कर लिया, ये आर्टिकल यूज नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ कार डू यू वांट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। देख लीजिए रूल्स कितना इंपॉर्टेंट है, उसी रूल्स पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। सो प्लीज रूल्स को अच्छे से पढ़िए, ध्यान में रखिए। ओके, निशी सेड टू द बॉय, निशी क्या कहता है मतलब लड़का से, कैन यू टेक मी होम नाउ, क्या मुझे अभी घर ले जा सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फॉर्म क्या है, देखिए निशी आस्क्ड द बॉय इफ ही कुड टेक हर होम देन। निशी ने पूछा किसी लड़के से क्या, कि यदि वो अब क्या है हमें घर ले जा सकता है या नहीं, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। ध्यान से देखिए, निशी आस्क्ड द बॉय, ये सेड टू को आस्क्ड है, ये पैसिव में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ही कुड टेक हर होम देन, ये देख लीजिए उसने क्या किया है, पैसिव में इसको कन्वर्ट किया है। एक पैटर्न आएगा जिसमें हमारे पास एक्टिव में सेंटेंस हो और पैसिव में वो उसे क्या कर रहा है, कन्वर्ट करके दे रहा है। बाकी ये टोटली तो कन्वर्ट नहीं है, नहीं तो ये द बॉय हमारा सब्जेक्ट हो जाता, बट एज अ काइंड ऑफ आप कह सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज अलाउड हास एंड प्रेशरिंग कराई। अपन को क्या करना है, वो ऑल्टरनेटिव चूज करना है जो क्या है बेस्ट, मतलब देखिए एक तरह इस तरह से भी आएगा, एक था सेंटेंस में गलतियां ढूंढना, दूसरा है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में अपन को ये वर्ड यूज करना है तो इस वर्ड को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव पूछ रहा है ये, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, स्क्रीच, क्या होगा, स्क्रीच होगा। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट, द पेमेंट वाज कलेक्टेड बाय द हार्ड वर्किंग सेल्समैन। जो पेमेंट है वो किसके द्वारा कलेक्ट किया गया, मेहनती सेल्समैन के द्वारा, हो हार्ड वर्किंग सेल्समैन के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें कहाँ मिस्टेक है वो देखिए, द हार्ड वर्किंग सेल्समैन कलेक्टेड द पेमेंट,
ये सेम एक्टिव टू पैसिव, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास पैसिव दिया हुआ है, इसको इसने एक्टिव में कन्वर्ट किया। ये एक्टिव टू पैसिव उधर वाला था पहले वाला क्वेश्चन, इसमें इसने पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट किया। ये एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, आई थिंक आप लोग वेल फैमिलियर होंगे, ऑब्वियसली हम सभी ने बचपन में पढ़ा है ये चीज़, बस अभी रिमाइंड करने की ज़रूरत है। मतलब सेंटेंस करेक्शन में कहीं ना कहीं एक्टिव टू पैसिव का भी हमारे पास क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, ये दो पैटर्न हमने कर लिए, थर्ड पैटर्न आएगा अब आई थिंक। देखिए, द वेरी ओल्ड येट माई ग्रैंड फादर इज द कंप्लीट हेड ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली। इसमें क्या है, जो अंडरलाइन वर्ड है ना, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हमें रिप्लेस करना है उसी के ऑल्टरनेटिव से जो वहाँ पे सुटेबल बैठ रहा है। ठीक है, तो क्या था, बहुत बूढ़े होने के बावजूद भी हमारे ग्रैंडफादर जो है वो हेड हैं, क्या है, पूरे फैमिली के हेड हैं, तो कंप्लीट हेड इसकी जगह पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका अनडिस्प्यूटेड। क्या होगा, अनडिस्प्यूटेड, मतलब इसके रिप्लेस करके इसका जो अल्टरनेटिव, एक तरह से आप आइडियम्स एंड फ्रेज कह सकते हो कि जो ऊपर हमने फ्रेज लिख रखा है हमें उसका आइडियम्स यूज करना है, ये भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज अनडिस्प्यूटेड। ओके, नेक्स्ट वन, पिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फ्रेज। सेम आ गया, वही आइडियम्स एंड फ्रेज का है कि हमारे पास फ्रेज दिया हुआ है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ये मतलब हमें फ्रेज ढूंढना है वहां से, ये हमारे पास देखिए आइडियम्स दिया हुआ है। हाँ, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कहाँ पे सुटेबल बैठेगा, तो एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड। क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या था, वो मुहावरा जैसा मान लीजिए कि क्या कह रहा है वो, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जो ड्राइंग बोर्ड है उसके पीछे अभी भी वो खड़ा है, मतलब एक आइडिया जो है वो क्या होगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा अगर कोई नया इंसान उसको डिवाइस्ड नहीं कर रहा है, या फिर उसके द्वारा करना चाहिए। कोई नया है तो आपको क्या करना चाहिए, बार बार उस चीज़ों का पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सक्सेस होगा, अदरवाइज वो अनसक्सेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप उस मार्केट में नए हो। ओके, मूव टू नेक्स्ट, रीअरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब ये एक पैटर्न है, देखिए 3 पैटर्न हो गया, ये आई थिंक 4th पैटर्न है। इस पैटर्न में हमें क्या करना है, हमारे पास सेंटेंस के पार्ट्स दिए हैं अलग अलग ब्रेक करके, और आपको रीअरेंज करना है उसको करेक्ट फॉर्म में कि आपके अकॉर्डिंग पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, उसके आफ्टर डैट कौन सा आएगा। तो इसको रीअरेंज करिए, करेक्ट ऑप्शन इसका ADBC है। और ये जब मैंने एग्जाम्स दिया था ना तो मेरे टाइम में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आए थे। जनरली ये पैटर्न दिखने को मिलेगा ही मिलेगा, मोस्टली 80% चांस होता है ये पैटर्न दिखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। इसका देखिए ADBC है, ए मतलब दिस मीन्स डैट फॉर, डी मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डेंट, फिर बी है इन पॉवर्टी रूरल इनकम्स, आफ्टर दैट सी है हैव टू ग्रो एट अ फास्टर रेट। ओके, अगर इसको एक बार आप लिखोगे कॉपी पे तो इजिली मीनिंग समझ में आ जाएगा, उसको लिख के प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा बेटर है ताकि मीनिंग के साथ अच्छे से समझे। हाँ, नेक्स्ट है वाइल एक्सेप्शंस, मतलब इसको करेक्ट करना है आपको, रीअरेंज करना है, पॉज करके सारे लाइन्स पढ़ लीजिए। BADC ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसका। देखिए 1 ईयर आफ्टर हिज ऑफिशियल लॉन्च, 1 साल उसके ऑफिशियली कुछ भी लॉन्च किया उसने, उसके जस्ट 1 साल बाद वाइल एक्सपेक्टेशन, जैसा उसने उम्मीद किया था, डी हैव बीन स्केल्ड डाउन, वो उससे नीचे हुआ। द रेहॉटिक हैज लार्जली एस्केप्ड पॉलिटिकल स्क्रूटनी। इसको अरेंज कीजिए, उसके बाद इसका मीनिंग निकालिए, समझ में आ जाएगा, ये सही है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द फ्रेज। अब देखिए पैटर्न चेंज हो गया, ये क्या कह रहा है, अपन को फ्रेज दिया हुआ है, इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना है। पहले क्या था, आइडियम्स दिया था और हम लोग फ्रेज ढूंढ रहे थे, अब फ्रेज दिया है और अपन को क्या ढूंढना है, आइडियम्स ढूंढना है, या फिर इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब उसको जो रिप्लेस कर सके, मीनिंग वही हो, ये होता है। ठीक है, तो एन अचीवमेंट और समथिंग डिजायर्ड फेल टू बी अटेंड बाय समवन, किसी के द्वारा क्या है, या तो अचीवमेंट हो रहा है या वो फेल्ड हो जा रहा है। क्या होगा इसका ऑल्टरनेटिव, टू एल्यूड। क्या होगा, टू एल्यूड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है इफ द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, यदि हमारे कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वॉज ब्राइट इनफ, क्या था, बहुत ही ज़्यादा इनफ है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, जितना चाहिए उतना है, उससे ज़्यादा ही है। इट वुड हैव बीन ईजियर टू रीड फ्रॉम हेयर, ऑब्वियसली स्क्रीन का ब्राइटनेस जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है तो ईजिली आसानी हम लोग वहाँ से पढ़ लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है,
हैड बीन ब्राइटर, किसको रिप्लेस करना है अपन को, इसको रिप्लेस करना है, सॉरी हाँ, किसको रिप्लेस करना है, वॉज ब्राइट इनफ, देखिए अंडरलाइन मैं करना भूल गई हूँ, ब्रैकेट में दिया हुआ है, वैसे कई बार ब्रैकेट में भी दिया होता है क्वेश्चंस में, ओके। तो वॉज ब्राइट इनफ को आपको रिप्लेस करना है इस ऑल्टरनेटिव को, तो इसके ऑल्टरनेटिव से हैड बीन ब्राइटर, ओके। और नेक्स्ट है बाय द टाइम सी रीच देयर, जैसे वो वहां पहुंचती है, ही लेफ्ट द हाउस, जो पहले से घर में होगा कोई, वो क्या है अब उस जगह को छोड़ देता है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। By the time she reached there, he had left the place. By the time she reached there, he had left the place. Okay, यहाँ पे ये जो he left the place अंडरलाइन सेंटेंस है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका V3 सॉरी हैड के पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज करना है। ही के साथ क्या होगा, हैड, वो घर छोड़ चुका था, जैसे ही वो वहां पहुंची, वो जो भी पहले से वहां पे है वो क्या है, उस जगह को छोड़ चुका था, ही हैड लेफ्ट, देख लीजिए ही हैड लेफ्ट होगा, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। मूव टू नेक्स्ट, द किंगडम, जो भी राजा है, हैज बीन बिलोंगिंग टू अस सिंस जनरेशन, बहुत ही जनरेशन से राजा हमारे बीच बिलोंग करते आ रहे हैं। देखिए हैज बीन बिलोंगिंग को अंडरलाइन किया है, मतलब इस पार्ट में हमें मिस्टेक ढूंढना है, ये एक पैटर्न है, देख लीजिए हमने एक ही वीडियो में काफ़ी सारे, मैंने कहा था अलग अलग पैटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, एक ही दो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, ताकि हमें हाँ अपन को क्या हो आइडिया हो जाए पैटर्न का, और प्रॉपर जब वैसा कुछ पैटर्न आए तो हमें पता हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बाकी वहाँ पे तो काम आएगा हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जो भी थोड़े बहुत हमने रूल्स पढ़े हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं, मेरे एक्चुअली जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपके माइंड में रहेगा ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन से अटैम्प्ट हो जाएगा, सीरियसली ये एक फैक्ट है, मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई करके एग्जाम दिया था, और मैं बता रही हूँ जो उसमें लिखा हुआ है ना उसको पढ़ रहे होते हैं, वो मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास रिटर्न है उसको बैठ कर रट रहे होते हैं, शायद वो चीज़ें हमारे माइंड में नहीं रहती है, जितनी बातें हमारे माइंड में क्या रहती है, हम किसी की सुनी हुई बातों को जल्दी कैच करते हैं। मेरे साथ तो पर्सनली यही होता है कि कोई अगर कुछ बोल के गया तो उस चीज़ों को जल्दी कैच कर लेते हैं, बजाय कि वहाँ पे एक 10 पन्ने का बुक रखा हुआ उसको पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, नींद आ रहा है, सो जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ना ही मन लगता है उसको पढ़ने में, और नहीं वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो पाती है। तो इसलिए फोकस कीजिए कि मैं क्या बोलती हूँ उसको माइंड में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन अपने आप वहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएगा, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या ढूंढना था, हैज़ बीन बिलोंगिंग, हैज़ बीन बिलोंगिंग जो है इस पार्ट में हमें मिस्टेक ढूंढना है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, हैज़ बिलोंग्ड, जो राजा हैं वो हैज़ बीन कहाँ यूज करेंगे, अभी मैंने प्रीवियस इसमें भी बताया आई थिंक, और प्रीवियस में भी बताया था, हैज़ बीन जब भी सेंटेंस में मतलब ऐसा कुछ बात हो रहा हो ना, महीना, घंटा, दिन, वर्ष, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, हफ्ते भर से, तो हम लोग हैज़ बीन प्रेफर करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको ये परफेक्ट में ही लेके चलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट मतलब सिर्फ हैज और V3 होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब उसमें बिन और फिर V4 होगा। आई होप ये टेंस क्लियर होगा आप लोग का। तो हैज बिन बिलोंगिंग जो है इसके जगह पे हमें क्या यूज करना है, हैज बिलोंग्ड, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। राजा जो है वो बिलोंग करते थे काफ़ी जनरेशन से, सिंस और फ्रॉम मतलब ये लगा हो तो इसमें परफेक्ट यूज होगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है रामा टोल्ड हिज वाइफ, रामा अपनी वाइफ से कहता है ही वुड नॉट माइंड स्टैंडिंग एंड ईट द डिनर। जनरली ये रामा वर्ड तो मैंने एक मूवी है, मुझे नेम नहीं याद है, उसमें एक रामा होता था, एक्टर का नेम भी नहीं याद आ रहा मुझे तो, बट उसके बाद मैंने सेकेंड टाइम रामा वर्ड सुना है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, रामा टोल्ड हिज वाइफ ही वुड नॉट माइंड स्टैंडिंग एंड ईट द डिनर। रामा अपनी वाइफ से कहता है ही वुड नॉट माइंड, वो माइंड नहीं करेगा किसको, कि खड़ा होए वो वहाँ पे, स्टैंडिंग मतलब वो खड़ा रहे और फिर खाना खाए। वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो इस चीज़ को माइंड नहीं करेगा, तुम खड़ा रहो यहाँ और मैं खाना खाऊंगा, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली ये एक मैनर्स भी है, जरूरी थोड़े ना मैं खाना खाती रहूँगी तो वहाँ पे कोई सामने खड़ा रहे, नहीं, बैठ जाओ आराम से, बैठो, सब कोई खाना खाओ। मिस्टेक कहाँ ढूंढना है हमें, वो देखिए स्टैंडिंग एंड इट मतलब खड़ा रहे, खड़ा हो रहा है, एंड ईट, इस पार्ट में हमें मिस्टेक ढूंढना है। ये तो वैसे ही दिखने से ही लग रहा है इस पार्ट में मिस्टेक है। करेक्शन क्या होगा इसका, स्टैंडिंग एंड ईटिंग द डिनर, मतलब आप खड़ा हो रहे हो और फिर खाना खा रहे हो, खड़ा हो रहे हो और खाना खा रहे हो, नहीं, इत्मीनान से बैठो फिर खाना खाओ। तो स्टैंडिंग एंड ईटिंग द डिनर दोनों ही हमें क्या V4 यूज करना है, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। मूव टू नेक्स्ट, पीपल इन विलेज डू नॉट हैव
पीपल इन विलेज डू नॉट हैव इनफ वाटर, गाँव में जो लोग हैं उनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है। बिसाइड्स मैनी पीपुल इन मेट्रो सिटीज हैव वाटर इवन फॉर देयर स्विमिंग पूल्स, गांव में जो लोग हैं उनके पास इतना पानी नहीं होता जितना कि कुछ लोग ऐसे हैं शहर में जो अपने स्विमिंग पूल में जितना पानी रखते हैं उतना भी गांव में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं होता है। तो कहाँ पे मिस्टेक कहाँ ढूंढना है अपन को, ये जो बिसाइड्स वर्ड है इसको रिप्लेस करना है इसके सुटेबल वर्ड से। क्या होगा, वेयर एज, वेयर एज मतलब जबकि, है ना। ऐसा ही तो हम लोग यूज़ करते हैं कि गांव के लोगों के पास, कुछ लोग हैं, सबके पास तो नहीं है, बिल्कुल एनफ पानी है गाँव में भी, तो कुछ कुछ गांव ऐसे हैं, विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे उतना भी पानी नहीं है जितना कि यहाँ पे, वेयर एज जितना कि बहुत सारे लोग जो मेट्रो सिटीज में हैं उनके स्विमिंग पूल में हैं। ओके, सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेयर एज से अपन क्या करेंगे, बिसाइड्स को रिप्लेस करेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। सी हैड इन्वाइटेड, उसने क्या किया है, इन्वाइट किया है। सी हैड इन्वाइटेड, सॉरी ये तो रीअरेंज वाला सेंटेंस है। ओके, 1 2 3 4 देख लीजिए, ये वही पैटर्न है जो हमने पहले डिस्कस किया था, हमें इसे रीअरेंज करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, रीअरेंज तो ABCD ऑप्शन ही नहीं है। ओके, कौन से पार्ट, देख लीजिए ये एक नया पैटर्न है, सॉरी पता नहीं मेरे माइंड में भी क्या चल रहा था प्रीवियस वाला, ये एक नया पैटर्न है। इसमें क्या है कि हमारे पास 4 पार्ट दिए हुए हैं, कौन से पार्ट में मिस्टेक है अपन को वो फाइंड करना है। ठीक है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है तो ध्यान से पढ़ना होगा ऑब्वियसली इसे। सी हैड इन्वाइटेड, नहीं सही है, ये तो क्या मतलब, ये क्या कहेंगे उसको, पास्ट परफेक्ट सही है। ऑल हर ब्रदर्स इन लॉ, उसने अपने सारे ब्रदर इन लॉ को इन्वाइट किया है, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू हर डॉटर्स इंगेजमेंट पार्टी, नो एरर, मतलब ये तो देखिए टू हर डॉटर इंगेजमेंट पार्टी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखने को लग रहा है। ये जो सेंटेंस है 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नो एरर आई थिंक, वेट, नो एरर होगा यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है 3। ठीक है, मतलब ओह क्या कर रही हूँ मैं भी, सॉरी गाइस, सॉरी, आई थिंक मैं भी, लग रहा है मुझे पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे माइंड में कुछ और ही क्वेश्चंस के पैटर्न आ गए। दिस वन इज राइट 4। ओके, मतलब कि नो एरर, कोई एरर ही नहीं है इस सेंटेंस में। इजिली एक्सप्लेन कर लीजिए इसको। वो उसने क्या किया, इन्वाइट किया है, मतलब किया था। ऑल हर ब्रदर्स इन लॉ, जितने भी उसके ब्रदर्स इन लॉ हैं उन सबको उसने इन्वाइट किया था, कहाँ पे, टू हर डॉटर्स इंगेज। देखिए यहाँ पे मिस्टेक, अगर वो हमें करके भी देता क्वेश्चन में तो वो क्या करके देता, हर को रिप्लेस करता। अगर हर की जगह हमारे पास कुछ और होता या फिर डॉटर्स की जगह हमारे पास डॉटर होता तो यहाँ पे मिस्टेक होता, बट नहीं, ये सही है। सी को ही उसने उसके मतलब उसके जब उसकी बेटी का शादी था तो हर इंगेजमेंट पार्टी था, तो सी का उसने हर यूज किया, सही है। और उसकी बेटी का मतलब डॉटर्स इंगेजमेंट पार्टी, तो इसलिए इसमें कहीं मिस्टेक नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कई बच्चे तो पता है इसमें टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि गलतियां नहीं है, फिर भी ढूंढते रहते हैं, क्योंकि जनरली हमारे माइंड ही सेटअप होता है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है और हमें मिस्टेक फाइंड करके वहाँ पे बताना है। तो इसलिए यहाँ पे जो है नो एरर है, ऑप्शन 4, मतलब ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। दे वेयर विथ डैगर्स ड्रॉन डिस्पाइट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। वे क्या है, एक दूसरे को समझाने के समझने के बावजूद भी क्या कर रहे थे, डैगर्स मतलब वही होता है ना, क्या कहते हैं उसको, लाइक किसी को मारने पीटने के लिए जो हम लोग, ओ माय गॉड, मतलब लाइक डंडा या फिर जो भी कह लो, कोई अस्त्र शस्त्र जो यूज करते हैं वो डैगर्स मीन्स वो होता है लाइक। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है विथ डैगर्स के साथ है, और अपन को क्या करना है, इसको सही करना है। ये सही है कि अपन को अगर ये दे दिया जाए अंडरलाइन करके तो हमें पता होता है इस पार्टिकुलर में मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में तो ऐसे मेरे पता टाइम वेस्ट होता है, हम गलती ही ढूंढते रहते हैं और टाइम लग जाता है, पता चलता है एंड में गलती ही नहीं है कहीं। तो यहाँ पे क्या है, विथ डैगर्स को अपन को क्या करना है, रिप्लेस करना है, एट डैगर्स होगा। कहाँ होगा, दे वेयर एट डैगर्स, मतलब वो जो भी उसका अस्त्र शस्त्र क्या कहते हैं उसको, किसी को मारने पीटने के लिए जो हम यूज़ करते हैं डिवाइस, मान लीजिए डिवाइस तो कहते नहीं है उसे वैसे, तो वो उस मतलब वो उसके हाथ में था, उस पर वो लगे हुए थे अटेम्प्ट करने पे एक दूसरे को, बजाय कि एक दूसरे को समझे। एट डैगर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आई होप, हाँ ये लास्ट था। चलिए हमने सेंटेंस करेक्शन के ये पार्ट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आई थिंक सिनोनियम और एंटोनियम से कर लेंगे, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट थे जिनका, हाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलना ही भूल गई। मैंने इस पे इसलिए ये वीडियो बनाया था, मैं नेम ही भूल गई उस कैंडिडेट का। किसी ने कमेंट किया था मुझे कि मैम प्लीज़, 2 लोग थे वो, मुझे नेम नहीं याद आ रहा है, बट आई होप आप लोग भी थैंक यू बोल सकते हैं उसको।
क्योंकि उनकी वजह से आप लोगों के साथ भी ये अच्छा हुआ और मैं भी सोची कि सही बात है, जब अपन के सामने आंसर होता है ना तो हम लोग फोकस नहीं कर पाते कि टीचर हमें क्या समझा रहा है, हमारे पास सीधा आंसर आ जाता है। तो किसी ने कमेंट करके बताया था कि मैडम प्लीज़ या तो पढ़ाते टाइम आंसर को, एक ने तो कहा था आंसर को छिपा दिया कीजिए, और मैं छिपा तो क्या सकती हूँ, कहाँ छिपाऊंगी इसको यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि सामने मैं डस्टर ला के रख दूंगी, वैसा तो हो नहीं सकता। तो और किसी एक ने कहा था कि नेक्स्ट स्लाइड में आप रखिए, तो यही है कि यहाँ पे मैंने फिर सोचा आंसर ही हटा दूँ, रियली ये थोड़ा अच्छा होता है, हम लोग चीज़ों को फिर समझ के पढ़ते हैं जब मिस्टीरियस होता है कि लाइक अब आंसर मैडम बताएंगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो, प्रैक्टिस कर लीजिए हर एक पैटर्न का, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग किस टॉपिक पे करना चाहते हैं जनरल इंग्लिश का, अगर आप लोग ही कमेंट कर दीजिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग ले आऊँगी, अदरवाइज मैं फिर अपनी साइड से ही वीडियो दे दूँगी, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो ये, थैंक यू।